अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या समझाया था बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। ये हमारा क्या है, एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड, मॉडिफाइड प्लाज्मिड ये हमारा है। अब इस मॉडिफाइड प्लाज्मिड में मतलब ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी प्लाज्मिड को हम या किसी भी चीज को जब हम वेक्टर की तरह यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसके अंदर एक और क्या होना चाहिए, आपका क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट में ये बताया था कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए, लेकिन उस वेक्टर के पास बहुत सारे एंजाइम्स की साइट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे BAM-H1 की भी साइट है, SAL1 की भी है, PU-SECIN की भी है, और इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर है, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इसका मतलब ये हमारा एक परफेक्ट वेक्टर है या नहीं है? यस चलो मैम। अब देखो ध्यान से समझना। अब हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ recombinant and non transformant। देखो एकदम हम प्रोसेस को ऐसे समझेंगे जैसे हम लैब में परफॉर्म करते हैं, बहुत आराम से। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, इस बीकर में मैंने दो प्लाज्मिड्स ले लिए। कौन से वाले? PBr 322 और ये भी मेरे पास PBr 322। इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इसके पास भी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी बीकर के अंदर, ध्यान से समझना है, इसी बीकर के अंदर अपना डिजायर्ड DNA ऐड कर दिया प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने यहाँ पे ऐड किया? BAM-H1। इसके साथ ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे DNA लाइकेज, ये मैंने यहाँ पे ऐड किए। अब BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे कट लगाता है? टेट्रासाइक्लिन साइट पे कट लगाता है। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पे कट लगाएगा। यहाँ पे कट लगाएगा ना जहाँ पे आपकी टेट्रासाइक्लिन का जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। चलो तो अब आपने क्या किया, इन सबको मिक्स कर दिया आपस में, मतलब इस बीकर के अंदर PBr 322 डाला, डिजायर्ड DNA डाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके DNA को कट करेगा, DNA को कट करेगा, तो इसने DNA की बनवा दी यहाँ पे सीक्वेंसेस छोटे छोटे, ये आपके DNA। और इसके साथ साथ आपके PBr 322 को भी कट करेगा। कहाँ से कट करेगा? टेट्रासाइक्लिन साइड। तो मैंने ये बना दिया आपके यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन साइड से इन्होंने इसको कट कर दिया। एम्फिसिलिन वाली साइड अनअफेक्टेड है अभी हमारे यहाँ पे, इसके साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर इसके बाद हमारा DNA लाइगेज, ये DNA लाइगेज इनको आपस में ज्वाइन करा देगा। सपोज ये मेरे पास फर्स्ट PBr 322, ये सेकेंड, ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने इसका नंबरिंग दे दिया 1 और 2। तो जो मेरा सेकेंड वाला PBr 322 है उसके साथ कोई DNA फ्रेगमेंट बाइंड नहीं हुई। DNA फ्रेगमेंट बाइंड हुई सपोज किसके साथ? सिर्फ 1 के साथ। DNA फ्रेगमेंट यहाँ पे बाइंड हो गई, ये देखो ये बन गया हमारा यहाँ पे DNA फ्रेगमेंट। तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगी यहाँ पे? दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ये मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया नहीं, और यहाँ पे कोई DNA सीक्वेंस नहीं बाइंड की, तो DNA लाइगेज ने वापस इसी को ज्वाइन करा दिया। तो इसका मतलब ये है मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहां तक क्लियर है? यस मैम। एक रिकॉम्बिनेंट बना, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये प्रोसेस मेरे सामने लैब में चल रहा है। अब लैब में मेरे सामने दो PBr 322 हैं, मेरे को नहीं दिखेगा कि कौन से PBr 322 में DNA की सीक्वेंस बाइंड हुई
और किस में नहीं हुई। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं पिक कैसे करूंगी यहाँ से कि कौन सा मेरा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। मेन चीज तो यही होगी ना, बिकॉज मैं तभी इस पीवीआर 322 को ले जाके एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कराऊंगी। तो अब मैंने क्या किया, चलो अब मैं यहाँ पे पिक नहीं कर पा रही हूँ, मैंने एक और बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने ले लिए 3 इकोलाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों इकोलाइज मैंने ले लिए यहाँ पे, और इन दोनों पीवीआर 322 को यहाँ पे एंटर करा दिया। अब सपोज करो यहाँ पे तो मेरा एंटर कर गया पीवीआर 322 1, यहाँ पे मेरा एंटर कर गया सेकेंड वाला, 2 ही पीवीआर थे, तो 3 वाला मेरा क्या रह गया, इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा 1 वाला एंटर हुआ, और ये यहाँ पे सेकेंड वाला, इनकी एम्फिसिलिन साइड बना दो, ये एम्फिसिलिन साइड। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट इकोलाई, ये मैंने यहाँ पे इकोलाई लिए, इन इकोलाई को मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, पहला इकोलाई, पहले वाले नंबर वाले में 1 नंबर का पीवीआर 322 है जो कि रिकॉम्बिनेंट था, तो मैं इसको बोल सकती हूँ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यस मैम। और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक वेक्टर आपका एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट नंबर और सेकंड इन दोनों में, लेकिन कौन सा वेक्टर ट्रांसफर हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफर हुआ है तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हुआ है तो उसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और थर्ड वन वाला मेरा इकोलाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये भी प्रोसेस मैं इजीली नहीं देख पा रही हूँ, तीनों इकोलाई में से किस इकोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ, किस इकोलाई की बॉडी के अंदर नहीं ट्रांसफर। अब मुझे ये चीज पिक करनी है, अब मैं कैसे पिक करूंगी इसको, कैसे पता लगाऊंगी कि जो मैंने प्रोसेस कराया है रिकॉम्बिनेशन का वो हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो किस नंबर में हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने करा है, क्या सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया है यहाँ पे या नहीं। अब उसको पता लगाने के लिए हमने एक चॉइस रखी थी कि जो मैं वेक्टर यूज करूंगी इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। अब हमें समझना है कि वो सेलेक्टेबल मार्कर हमें कैसे हेल्प करेंगे इस चीज को पिक करने में कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब ध्यान से समझना, ये वाला डायग्राम मैंने लिया, मतलब ये वाला मैंने बीकर लिया यहाँ पे, और इस बीकर से मैंने रेप्लिकास लगाने शुरू कर दिए। ये मैंने लगाया फर्स्ट रेप्लिका। अब रेप्लिका क्या होता है, रेप्लिका का मतलब होता है जैसे कि आपने लैब में देखोगे एक पेट्री डिश होता है, ग्लास की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स अभी फिल किए, ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट्स में मैंने तीनों इकोलाई को डाल दिया। फर्स्ट इकोलाई नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे, सेकेंड इकोलाई और थर्ड इकोलाई। आपको याद रखना है फर्स्ट इकोलाई कौन सा है मेरा, रिकॉम्बिनेंट। अभी मुझे पता है ये चीज, लेकिन लैब में नहीं पता आप लोगों को, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इकोलाई को यहाँ पे रख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इकोलाई को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद इन रेप्लिका के अंदर पहले मैंने क्या किया, एक रेप्लिका लिया, उस रेप्लिका के अंदर न्यूट्रिएंट के साथ साथ मैंने डाल दिया एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन डाल दिया। एक जगह पे मैंने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। अब मेरे को पता करना है कि इन तीनों इकोलाई के अंदर चेंजेस क्या आया। अब ध्यान से समझना, जो मेरा फर्स्ट नंबर वाला था, कौन सा था मेरे यहाँ पे, फर्स्ट वाला, तो जैसे ही फर्स्ट वाला मेरे पास यहाँ आया तो फर्स्ट वाला ग्रो कर गया। यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट वाला एम्फिसिलिन मीडियम में किया ग्रो, ठीक है। अभी ये रिजल्ट मेरे को दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला, सेकेंड वन कौन सा है हमारे पास, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, तो मतलब सेकेंड वन भी हमारा यहाँ पे ग्रो हुआ। थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पे थर्ड की हो गई डेथ।
अब इस वाले केस में देखो क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट था, सेकंड था एंड देन हमारा थर्ड, हमारा फर्स्ट वन की हो गई यहाँ पे डेथ, सेकेंड वन हो गया यहाँ पे ग्रो, थर्ड वन की हो गई डेथ। अब आपको बताना है रिजल्ट, ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे ग्रो हुआ, सेकंड भी ग्रो हुआ और थर्ड वन यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया। यहाँ पे फर्स्ट वन ग्रो नहीं कर पाया, सेकंड वन ग्रो कर गया और थर्ड वन ग्रो नहीं कर पाया। मतलब आपके सामने लैब में सिर्फ ये जो स्लाइड ये है ना, ये रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको बताना है कि जो मेरी फर्स्ट वाला इक्वलाई है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मैम ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट है मैम, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है लेकिन वो कैसे पता किया आप लोगों ने? मैम, क्योंकि ना अगर इसमें ग्रो कर रहा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा था ना, उसमें ना टेट्रासाइक्लिन पे जो होता है ना वो एंटीबॉडी ना हमने हटा दिया उसमें से, एंड इसीलिए मैम। ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है, इधर है मेरे पास एम्फिसिलिन की साइड और इधर थी मेरे पास टेट्रासाइक्लिन वाली साइड। ये था, मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था बाम H1। बाम H1 इसको कट लगाता है कहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन पे। तो मैम इसका मतलब तो ये है कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जो है ना ये खत्म हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन सिंप्लीफाइड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बाम H1 ने यहाँ पे कट लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट वन में क्या है, एम्फिसिलिन में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब एम्फिसिलिन हमारी अनअफेक्टेड है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जब मैं इसको रख रही हूँ तो तब इसके अंदर ये ग्रो नहीं कर पाया। ग्रो नहीं कर पाया, क्यों नहीं ग्रो कर पाया, क्योंकि बाम H1 क्या है, बाम H1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो टेट्रासाइक्लिन के पास ही है, तो उसने यहाँ पे कट लगाया। तो इसका मतलब जो मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब मैंने अपने प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड में या वेक्टर में कुछ इंसर्ट कराया। क्या इंसर्ट कराया, डीएनए की एक सेगमेंट, और डीएनए की सेगमेंट अगर वहां पे ऐड हो गई तो इसका मतलब इनएक्टिव हो जाएगी मेरी वो साइट इनएक्टिव हो गई जैसे ही उसके अंदर डीएनए सेगमेंट इंसर्ट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे एम्फिसिलिन वर्क कर रही है, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे डीएनए इंसर्ट हो चुका है। सेकेंड वाले में एम्फिसिलिन भी एकदम परफेक्ट है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाली में भी ये परफेक्टली ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी कट नहीं लगा है, कोई भी कट नहीं लगा, तो इसका मतलब कोई इंसर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं हुआ। तो ये कैसा है हमारा सेकंड वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और वन वाला क्या है हमारा, क्योंकि एक जगह पे ग्रो कर रहा है, सेकंड टाइम में टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा है, तो ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे हम फाइंड करेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है PBr 322 का। अब यहाँ पे देखो, थर्ड वाला ना यहाँ पे ग्रो कर रहा है और नहीं यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब एटलीस्ट क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक यूज किया बाम H1, अगर वो बाम H1 साइट उसकी कट भी हुई होगी तो सिर्फ टेट्रासाइक्लिन में उसको ग्रो नहीं करना चाहिए था, एम्फिसिलिन में तो ग्रो करना चाहिए था, वो एम्फिसिलिन में भी ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे इक्वलाई के अंदर PBr 322 आया ही नहीं है। अगर वो आता वहां पे तो एक ना एक साइड तो वहां पे एक्टिव होती ना। तो अगर दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा है तो इट मींस वहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसको आपको डायरेक्टली लिख देना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मैम हाँ जी, मैम ये जो एम्प्लीसिन है ये तो ये डिटेक्ट करेगा ना कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। हाँ टेट्रासाइक्लिन को डिटेक्ट करेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज। अगर आप यहाँ पे बाम H1 की जगह कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो आपका ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ध्यान रखना है कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पे कट लगा रहा है, एम्फिसिलिन पे, टेट्रासाइक्लिन वाली पे। वो टेट्रासाइक्लिन वाली पे लगाया है तो टेट्रासाइक्लिन में जो आपका ग्रो नहीं कर रहा है इट मींस वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी रिकॉम्बिनेंट है वो जो ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि वही कट हुई है। अगर आपकी एम्फिसिलिन वाली में नहीं ग्रो कर रहा है तो इट मींस आपका वहीं पे इंसर्ट हुआ है जिसकी वजह से आपकी एम्फिसिलिन साइट इनएक्टिवेट हो गई। क्वेश्चन यहीं पे आएगा, आपको इसी टाइप से एनालिसिस दिया होगा और एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताना होगा कि ए क्या है मेरा,
रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको पिक करना होता है। क्लियर बच्चों? यस मैम। बाकी सारे Yes, ma'am. हेलो मैम। हाँ जी मैम प्लीज एक और बार समझा दो, मैं समझ नहीं आया। देखो बेटा, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि वेक्टर क्या करता है। क्या करता है हमारा वेक्टर यहाँ पे, एक सेकेंड, हमारा वेक्टर हमें मतलब वेक्टर के पास मैंने बोला था सिलेक्टेबल मार्कर साइट होनी चाहिए। अगर उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर लाइक उसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन साइट्स है, तो ये साइट्स हमें हेल्प करती हैं पिक करने में कि मेरा रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आपके एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन साइट पे ही आपका कट लगाएगा कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका यहाँ पे कट लगाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखो। अगर सपोज करो आपने साल्वन यूज किया, या फिर साल्वन को छोड़ो, पीवीयू फर्स्ट यूज किया आपने, अगर पीवीयू फर्स्ट आपने यूज किया मतलब एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने पीवीआर 322 डाल दिया और पीवीयू फर्स्ट डाल दिया और अपनी डिजायर डीएनए डाल दिया। अब सपोज करो फिर आपने इसको रेप्लिका में रखा और रेप्लिका में आपने एम्फिसिलिन डाल दिया, और एम्फिसिलिन में आपका वो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पा रहा है, आपका एम्फिसिलिन में ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आपने पीवीयू फर्स्ट यूज किया था, उस पीवीयू फर्स्ट ने यहाँ पे कट लगाया होगा, यहाँ पे कट लगाया, तो ये आपकी साइट क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई या नहीं हो गई, एम्फिसिलिन। ये एएमपी और टीईटी का मतलब यहाँ पे वो जीन है जो आपके पीवीआर 322 को रेजिस्टेंट बना रहा है एम्फिसिलिन से। मतलब अगर आप इसको किसी भी मीडियम में रखोगे एम्फिसिलिन के, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये साइट है, लेकिन अगर साइट में कट लग गया, जीन कट हो गया, तो रेजिस्टेंट नहीं होगा ये, इसका मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा वहां पे। तो इसी से हम पिक कर लेंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो हुआ हमारा एक प्रोसेस कि कैसे हम पिक करेंगे। अब हमारी एनसीईआरटी एक और प्रोसेस लिखती है, PUC। PUC मीन्स प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इसके अंदर क्या होता है, इसकी आपको पूरी स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी है, सिर्फ ये याद रखो कि मेरे पास एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के पास दो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, एक सिलेक्टेबल मार्कर है आपका एम्फिसिलिन का और एक सिलेक्टेबल मार्कर है यहाँ पे लेक्सर्जीन। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये साइट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स ही नहीं होती है सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर के लिए कोई आप जीन भी यूज कर सकते हो। जैसे कि लेक्सर्जीन के बारे में आप लोगों ने उसमें लैकोपेरोन में पढ़ा था या नहीं? यस मैम। तो वही है यहाँ पे भी। तो आपको पता है लेक्सर्जीन क्या काम करता है, कोड करता है किसके लिए? मैम बीटा गैलेक्टोसाइड रिलीज करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है आपका? ग्लूकोज और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ते हैं। लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब सिंपल सी चीज है, आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जिसकी साइट थी लेक्सर्जीन पे, अगर आपकी लेक्सर्जीन परफेक्टली वर्क कर रही है, लेक्सर्जीन वर्क कर रही है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन वहां पे नहीं हुआ है। और अगर वर्क नहीं कर रही है, अगर वर्क नहीं कर रही है तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और वर्क नहीं कर रही है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। वो कैसे पता करोगे? देखो वही अपना याद रखो, 3 इकोलाई हमारे पास, इकोलाई फर्स्ट, इकोलाई सेकेंड, अभी 2 ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इनके रेप्लिका लिया, इस रेप्लिका में डाल दिया मैंने लैक्टोज, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया लैक्टोज। अब क्या किया मैंने, अपना PUC को लिया और इसको इन ऑर्गेनिज्म से मतलब इकोलाई के अंदर ट्रांसमिट करा दिया, वही हमारा पूरा प्रोसेस। फिर इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराया लैक्टोज के प्रेजेंस में। अब सपोज करो आपका फर्स्ट वन वाला तो यहाँ पे ग्रो कर गया, सेकेंड वन वाला आपका ग्रो नहीं हुआ। ग्रो करना और नहीं करना किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा कलर शो पे, क्योंकि आपका जो लेक्सर्जीन है ना, इस लेक्सर्जीन के साथ हम यहाँ पे
एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस भी डालते हैं। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या हेल्प करता है हम लोगों को, अगर मेरा लैक्टोज जो मैंने यहाँ पे मीडियम लिया लैक्टोज का, वो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे को कलर शो होगा ब्लू। लेकिन अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो कलर कैसा शो होगा, व्हाइट। अब सपोज करो मेरे को 1 का तो कलर मिल रहा है ब्लू और 2 का कलर मिल रहा है मेरे को यहाँ पे व्हाइट, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, 1 का कलर मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ब्लू, तो इसका मतलब लेक्जेड ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मल है, साइट नॉर्मल है, बिल्कुल साइट नॉर्मल है, तभी तो लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बन रहा है। और व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब नो कन्वर्जन है मतलब लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब लेक्जेड जीन क्या हो चुका, मेरा इनएक्टिव हो चुका। और जहां पे इनएक्टिव हो गई आपकी साइट, इसका मतलब वही क्या है, मेरा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, जहां पे साइट इनएक्टिव हो गई आपकी, एक साइट एक्टिव है एक साइट इनएक्टिव हो गई, उससे आपको पता चल जाएगा वो इनएक्टिव, वो रिकॉम्बिनेंट है। अब सेकंड में क्या करेंगे, लैक्टोज के साथ साथ एम्फिसिलिन भी डाल दो। अब जो एम्फिसिलिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, एम्फिसिलिन में क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो यूज किया था जो यहाँ पे कट लगा है, एम्फिसिलिन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो एम्फिसिलिन में भी ग्रो नहीं कर पाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब उसकी बॉडी के अंदर, हाँ जी, इसमें एम्फिसिलिन का यूज क्यों करते हैं? एम्फिसिलिन का यूज नहीं किया, ये हमारा एक प्लाज्मिड है, मतलब प्लाज्मिड का मॉडिफाइड है जिसके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स है, एम्फिसिलिन और पीयूसी। एम्फिसिलिन का यूज मैंने सिर्फ इसलिए किया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पता करने के लिए कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। एम्फिसिलिन का रेप्लिका हमने लगाया इस चीज को पिक करने के लिए। और एम्फिसिलिन, आप अगर ये बोल रहे हो कि एम्फिसिलिन क्यों मैंने लिया, क्योंकि एम्फिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब इसके पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसी चीज को नॉर्मल है उसके पास कोई रेजिस्टिविटी नहीं है, उसको एम्फिसिलिन में आप रखोगे और उसकी डेथ हो जाएगी, वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास रेजिस्टिविटी वाला जीन है जो उसको एम्फिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी दे रहा है तो वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। ये इसलिए एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और लेक्जेड जीन, ये 3 सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो आपके प्लाज्मिड में होते हैं। हाँ जी, नॉन ट्रांसफॉर्मेट मतलब, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं है या वेक्टर ट्रांसमिट ही नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब जिसमें। ओके मैम। और किसी का कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक? इन डायग्राम्स को ना एक बार खुद से बना के देखना तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है जो चीज इनएक्टिव हो रही है, मतलब जहाँ इनएक्टिव हुई तो इसका मतलब वहीं पे इंसर्शन हुआ, वही साइट आपकी कट हो गई, वहीं पे आपका डीएनए एंड हुआ है, लाइगेट हुआ है, तो इसका मतलब वही आपका रिकॉम्बिनेंट है। और मैम एक बार कोरियोजेनिक सब्सटेंस का यूज बताना। किसका यूज बताना है? मैम कोरियोजेनिक सब्सटेंस। पोरोजेनिक सब्सटेंस कहाँ लिखा है मैंने? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बेटा वो सब्सटेंस होता है जो कलर शो करते हैं। मतलब अगर कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ आप क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज कर रहे हो तो उस कन्वर्जन पे वो आपको एक कलर शो करेगा, तो बोलता है क्रोमोजेनिक, जो एक कलर शो करता है। तो ये था बच्चों सेलेक्टेबल मार्कर। तब सेलेक्टेबल मार्कर अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश है। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है, वो तो था हमारा यूज की हम वेक्टर कैसे चूज करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टूल्स पढ़ रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट एक डीएनए बनाने के लिए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किस किस का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एंजाइम्स यूज किया था अपने सेल को ओपन करने के लिए, फिर उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस लिए यूज किए थे, अपने डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करने के लिए। अब उन फ्रेगमेंट को किसी के साथ मेरे को बाइंड कराना है
किसी को साथ बाइंड कराएंगे तभी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो मतलब मेरे को यहाँ पे वेक्टर लेना था और वेक्टर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया था। तो पहला वेक्टर मैंने आपको बताया प्लाज्मिड, जो नेचुरली हमारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी की बहुत सारी मॉडिफाइड फॉर्म्स बनाई गई है ये चीज। तो पहला वेक्टर हुआ मेरा प्लाज्मिड। सेकेंड वेक्टर हम यूज कर सकते हैं अपना वायरस भी। वायरस को भी एज अ वेक्टर यूज किया जा सकता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि वायरस को कहाँ पे, वायरस हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस। सिर्फ ये याद रखना है रेट्रोवायरस को यूज करते हैं एनिमल सेल के लिए। सपोज अगर किसी आपको बैक्टीरिया के अंदर जीन ट्रांसफर करना है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, बैक्टीरियोफेज यूज कर सकते हो आप, और आप प्लाज्मिड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मटेरियल ट्रांसफर करना है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, तो आप किसका यूज करोगे, इस चीज को लिख लो अपनी एनसीईआरटी में, टाइप्लाज्मिड का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको कोई जीन ट्रांसफर करना है एनिमल की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन है जो आने के बाद अपना रेप्लिकेशन कर लेता है, वायरस ही तो है, तो हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में यूज करेंगे बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड, एनिमल्स के लिए यूज करें टाइप्लाज्मिड या फिर राइप्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड भी, जनरली हम टाइप्लाज्मिड का यूज करते हैं। एनिमल्स में हम यूज करेंगे रेट्रोवायरस। तो ये आपको याद रखना है कि सपोज करो अब आपके वेक्टर भी वैरी कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का डीएनए की सेगमेंट ट्रांसफर करनी है। अगर आपको 0.5 से लेके 8 kb के साइज का डीएनए ट्रांसफर करना है तो आप प्लाज्मिड का यूज कर सकते हो। अगर आपको 9 से 23 kb साइज का करना है तो आपको बैक्टीरियोफेज लैम्डा यूज कर सकते हो। 30 से 45 तो कॉस्मेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बैक और यैक पे। एक आर्टिफिशियली बनाए हुए वेक्टर्स हैं। जब आपको एक लार्ज साइज का डीएनए ट्रांसफर करना होता है 1000 से 2500 का, तो YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और BAC का मतलब बच्चों बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो उसके लिए आपको 50 से 30 kb का डीएनए आप इसके थ्रू लाइगेट करा सकते हो। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है बैक और यैक पे। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लेना, बट क्वेश्चन आ जाता है। मैम ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना? हाँ, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने इसको डिस्कस किया था। चलो, तो ये हो गया हमारा वहां तक क्लियर कि हम वेक्टर कैसे यूज करेंगे। अब वेक्टर यूज करने वाली चीज सॉर्टेड हुई हमारी। अब आता है कि हम अपने डिजायर्ड डीएनए, एलन डीएनए, फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए, वो क्या होता है। डिजायर्ड डीएनए का मतलब वही डीएनए मेरा जिस डीएनए को मुझे एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कोरनबर्ग कौन थे। कोरनबर्ग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला सिंथेटिक डीएनए बनाया था। पहला सिंथेटिक डीएनए उन्होंने प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खुराना के ऊपर। खुराना ने पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया था। आर्टिफिशियल जीन मतलब डीएनए का छोटा सा सेगमेंट उन्होंने बनाया बिना किसी टेम्पलेट का यूज किए। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कोरनबर्ग पहला सिंथेटिक डीएनए इन्होंने बनाया, पहला आर्टिफिशियल जीन किसने बनाया, खुराना ने बनाया। दो क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा। आइसोलेशन वाला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। फिर डीएनए को कट कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी दो टाइप के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस वो जो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। कौन सी पोजीशन से कट करता है डीएनए को, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। नहीं, Yes, ma'am. अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलग अलग साइट्स हमने देख लिया। किस टाइप के वो एंड्स बनाएंगे, स्टिकी एंड बनाएंगे, ब्लंट एंड बनाएंगे, वो हमने देख लिया। वेक्टर कैसा यूज करेंगे, वेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो हमें कैसे हेल्प करेंगी, वो हमने वहां पे समझ लिया। अब आते हैं हम अपने मेन प्रोसेस पे। ये देखो, सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने डीएनए को किया आइसोलेट। डीएनए को सपोज करो हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर से
जीन निकाल रहा है, तो प्लांट सेल में मैंने कौन सा एंजाइम यूज किया होगा उसके सेल को ओपन करने के लिए? सेलुलेज यूज किया। सेलुलेज यूज करने के बाद मैं उसके डीएनए तक पहुंची। उसके डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में मैंने कट कराया, किसकी हेल्प से? मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फ्रेगमेंट्स कट कराने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में मैंने कट कर दिया। अब जब तक मेरा फ्रेगमेंट कट हो रहा था, सेम टाइम पे मैंने वेक्टर चूज कर लिया कि मैं यहाँ पे कौन सा वेक्टर यूज करने वाली हूँ। वेक्टर चूज कर लिया। अब मेरे पास ऐसी ही बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आ गई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में मेरे को बहुत सारी फ्रेगमेंट्स उठा के दे दी। अब ये थोड़ी ना कि मैं सारी की सारी फ्रेगमेंट्स ही अपने वेक्टर के अंदर डालूंगी। इसमें से कोई एक फ्रेगमेंट है जो मुझे उस वेक्टर के साथ, जो मैंने अभी वेक्टर पिक किया अपना, उस वेक्टर के साथ लाइगेट कराना है। कौन सा एंजाइम की हेल्प से लाइगेट कराएंगे? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अब मैं पिक कैसे करूंगी? मेरे पास बहुत सारी फ्रेगमेंट्स हैं। बहुत सारी फ्रेगमेंट्स में मेरी कौन सी फ्रेगमेंट है जिसके साथ मुझे वर्क करना है, उसको पिक करने के लिए मैं यूज करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। यहाँ पे हम मूवमेंट कराएंगे। डीएनए कैसा चार्ज होता है? मैम पॉजिटिव। मैम नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट आयन की वजह से। नेगेटिवली चार्ज। चार्ज होता है, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने मशीन लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस का, यहाँ पे कैथोड लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एनोड। एनोड कैसा चार्ज होता है? मैम पॉजिटिवली। नेगेटिव। एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड। मैम पॉजिटिवली। या तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया। ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगाया और मैंने अपने डीएनए को लिया और डीएनए को यहाँ से ऐसे फिल कर दिया इन वेल्स में। और इस मशीन में मैंने क्या क्या यूज किया? सबसे पहले इथीडियम ब्रोमाइड एक डाई लिया था, बट उससे पहले एक जेल हम यहाँ पे लेंगे। मतलब जैसे ये मेरा पूरा प्लेट ऐसे, इस पूरे प्लेट के ऊपर मैंने एगेरोस जेल लिया और इसको स्प्रेड कर दिया। तो अब एगेरोस जेल के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि धीरे धीरे ना सॉलिडिफाइड होने लग जाता है। एगेरोस जेल लिया, उसके अंदर हॉट वाटर डाला, उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इस पूरी प्लेट के ऊपर रख दिया। अब धीरे धीरे क्या करेगा, सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो पहले एगेरोस जेल डाला मैंने यहाँ पे, डीएनए डाला, उसके बाद इथीडियम ब्रोमाइड अपना यहाँ पे डाई डाल दिया। अब जैसे इथीडियम ब्रोमाइड डाला, फिर मैंने यहाँ पे पास कराया क्या, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, ऊपर से डीएनए डाला। डीएनए भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे कैथोड भी क्या है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब मेरे जो डीएनए है ये किधर साइड मूव करेंगे, एनोड की साइड मूव करेंगे मूव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। अब मूव किस वे में करेंगे, ये जो डीएनए की छोटी फ्रेगमेंट्स होंगी, स्मॉल साइज की फ्रेगमेंट्स होंगी, वो फास्ट मूव करेंगी, और जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगी वो स्लो मूव करेंगे या नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब ऐसे मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पे और चार्ज के बेसिस पे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था, ऊपर से डाला, तो धीरे धीरे आपके फ्लो करेंगे इसमें जेल में। अब यहाँ पे मैंने यूज किया एक डीएनए लैडर, यहाँ पे एक डीएनए लैडर यूज किया, और इस लैडर में मैंने लेबलिंग कर दिया कि अगर मेरा यहाँ पे कोई डीएनए है तो उसका साइज है 10 kb, यहाँ पे कोई डीएनए है तो उसका साइज है 30 kb, यहाँ पे सपोज कर लो 60 kb हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, यहाँ पे 90 ले लो, 120 kb, ऐसे साइज ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता लगाना है कि जो मेरा डिजायर्ड जीन था उस जीन का साइज कितना था। सपोज करो उसका साइज था 60 kb। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि 60 kb की लाइन में मेरा कौन सा फ्रेगमेंट है। अब 60 kb की लाइन में जो भी मेरे फ्रेगमेंट्स होंगे तो इसका मतलब वो है मेरे डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स। अब मैं उन डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स को यहाँ से इल्यूजन आउट हम इसका कर लेंगे,
इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, और बाहर कैसे निकालते हैं, बिकॉज ये एगरोस जेल अब सॉलिडिफाइड हो चुका होगा, सॉलिडिफाई हो चुका होगा, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। इसको यहाँ से कट करेंगे और मेरे को मेरा डीएनए मिल जाएगा। मिल गया आपको आपका डीएनए अब यहाँ से एगरोस जेल से। एंड आपको ये विजुअलाइज कैसे होगा कि आपका डीएनए 60 kb पे कौन सा फ्रेगमेंट आके रुका है, वो विजुअलाइज होगा आप इसके ऊपर डालोगे जब यूवी रेज। आप यहाँ पे यूवी रेज डालोगे तो आपको ये जो बेंड्स है ना डीएनए के, ऑरेंज ब्राइट कलर में शो होंगे, ऑरेंज ब्राइट कलर के ये फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिससे आप पता कर सकते हो कि 60 kb पे कौन कौन सा फ्रेगमेंट है, कोई फ्रेगमेंट है या नहीं है। जो भी फ्रेगमेंट होगा उसको आप वहां से ल्यूट आउट कर लोगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके मैम, आपने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में कराया था इलेक्ट्रोफोरेसिस विद एग्जांपल शिवांशु आस्था, चुचेक आस्था सिस्टर। बेटा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में मैंने समझाया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में था कि वहां पे, बिकॉज हम वहां पे साइड में एक, यहाँ पे तो डीएनए लेडर यूज कर रहे हैं देखो, बस वहां पे क्या करते थे, जिससे हमें मैच करना है ना उसका यूज करते थे डीएनए लेडर की जगह पे। यहाँ पे डीएनए लेडर है, वहां पे जिससे मैच करना था उसको यूज कर लेते थे। फिर इसके बाद अब मैंने अपने डीएनए के फ्रेगमेंट को वहां से आइसोलेट कर लिया, जिसके साथ मुझे पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है। अब उस डीएनए के फ्रेगमेंट को मुझे एम्पलीफाई कराना है, बिकॉज सपोज करो आप कोई भी वैक्सीन बनाते हो तो वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज थोड़ी ना बनाते हो, करोड़ों डोज बनते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन की भी इतनी सारी डोज बनी, तो आपको इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनानी है, मतलब इसका एम्पलीफिकेशन कराना है। और एम्पलीफिकेशन कराने के लिए फिर आप टेक्निक यूज करोगे कौन सी, पीसीआर। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये देखो यहाँ पे, ये टेक्निक सबसे पहले यूज की गई थी, मतलब इन्वेंट की गई थी किसके थ्रू, कैरी म्यूली साइंटिस्ट के थ्रू इन 1983। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसमें क्या करते हैं, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं बिना टाइम कंज्यूम किए क्लोनिंग में, जो हम पहले करा रहे थे ई कोलाई के अंदर। वहां पे तो जैसे ई कोलाई का एक लाइफ टाइम पीरियड होगा तभी वो क्लोन करेगा, लेकिन हम यहाँ पे बिना टाइम कंज्यूम किए एक बहुत कम टाइम में क्लोनिंग करा सकते हैं। जब हमें बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी डोज, मतलब लार्ज प्रोडक्शन जब हमें करना होता है तब। तो नॉर्मल केस है यहाँ पे भी बिल्कुल, कि मेरे को क्या करना है, अपना एक रेप्लिकेशन मेथड कराना है। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये मेरा डीएनए, ठीक है। तो पहले हम क्या कराते थे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करते थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराते थे, है ना, ये प्रोसेस करते थे। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली होगा, यहाँ पे हम इस प्रोसेस को करेंगे किसकी हेल्प से, एक मशीन की हेल्प से। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल प्रोसेस कौन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज कराता है। डीएनए पॉलीमरेज को मैंने आपको बताया बहुत जिद्दी टाइप का होता है, खुद से कुछ नहीं काम करता, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। ऐसे यहाँ पे भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें चाहिए होगा, तो वहां पे हम यूज करते थे डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे यूज करेंगे टेक पॉलीमरेज। अभी टेक पॉलीमरेज हमने कहाँ से लिया, इसको हमने आइसोलेट किया थर्मस एक्वेंटिकस से। थर्मस एक्वेटिकस, इससे हमने इसको आइसोलेट किया। अब इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हाई से हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन रह सकता है ये, बिकॉज आपको पता है जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सब टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई करोगे उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, होती है नहीं, लेकिन ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम आपका हाई टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हाई से हाई टेम्परेचर में भी ये इजीली अपना फंक्शन कर सकता है। ये चीज क्वेश्चन आता है बच्चों, पीसीआर में कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं, उसको आइसोलेट कहाँ से किया जाता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। एंड पीसीआर को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केस में भी यूज करता है। जब हमें कहीं से किसी स्पॉट से कोई भी ब्लड सैंपल्स बहुत लो क्वांटिटी में मिलता है तो उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। जब लो क्वांटिटी हमारे पास डीएनए अवेलेबल हो, हम उसका टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं उससे इजिली, तो उसको टेस्टिफाइड बनाने के लिए, एक ऐसे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए किसके ऊपर टेस्टिंग इजिली हो पाए, तब भी हम पीसीआर का ही यूज करते हैं। पीसीआर में होता क्या है, एक साइकिल होती है। सबसे पहले हमने डीएनए को लिया, डीएनए को पीसीआर में टेम्परेचर फिक्स होता है कि पहले उसको टेम्परेचर मिलेगा 94 डिग्री,
यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। पहले स्टेप्स आपसे पूछा जाएगा कि पीसीआर में साइकिल कैसे चलती है। तो सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे हाई टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट है, इसलिए याद रखना डीनेचुरेशन में सबसे हाई टेम्परेचर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए, जैसे नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में होता था, फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उससे पहले प्राइमेज आएगा, प्राइमर्स ऐड करेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर उसके बाद होगा आपका प्रोसेस एनिलिंग। एनिलिंग समझना स्टार्टिंग होगा प्रोसेस का, कैसे आपके प्राइमर्स ऐड होंगे, वही प्राइमर हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही ऐड होंगे। ये भी प्रोसेस आपको याद रखना है, 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। एनिलिंग के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 54 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस इजीली हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये प्राइमर अपना काम इजीली करते रहेंगे, उसके लिए उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर देना, एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस, 94, 54, 72। जैसे ही आपने एक साइकिल दिया तो आपका एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, आपने फिर से साइकिल को कन्वर्ट कर दिया, फिर 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए। अब वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आपको अपने जीन पे कितनी ज्यादा क्लोनिंग करानी है, उसकी 100 कॉपीज बनानी है। जैसे एक होता है ना फोटो स्टेट वाली जो मशीन होती है, फोटो कॉपिंग कराता है, तो उसके अंदर एक नंबर फिल करता है कि हमें कितनी कॉपीज चाहिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं, जितनी हमें नंबर की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम वहाँ पे साइकिल्स का काउंट वहाँ पे फिल करेंगे। साइकिल्स का काउंट फिल करेंगे तो हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा एंड हमें उतनी ही कॉपीज मिल जाएंगी। इसमें हम बिलियंस ऑफ कॉपीज भी बना सकते हैं अपने डीएनए की। क्लियर बच्चों, पीसीआर कैसे किया? आज बड़े शांत शांत हो क्लास में। यस मैम, क्लियर है। बाकी और लोग? Yes, ma'am, clear है. क्लियर है। Yes, ma'am, clear. यस मैम, क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितनों को नहीं। तो अब हमने डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया, हमने पीसीआर करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा? उस डीएनए के सेगमेंट को उठाएंगे और वेक्टर के साथ लाइगेट करा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ये तो स्टेप बचता है। सबसे पहले क्या किया? सेल को पकड़ा, सेल को ओपन कराया, उसके अंदर से डीएनए निकाला विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत सारी फ्रेगमेंट्स बन गई, उन फ्रेगमेंट्स में से अपनी डिजायर्ड फ्रेगमेंट को पिक किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमने क्या किया? पीसीआर की हेल्प से बहुत सारी कॉपीज में कन्वर्ट कर लिया। अब इन सारी कॉपीज को उठाएंगे, वेक्टर के साथ बाइंड कराना शुरू कर देंगे और फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, हमारा डीएनए के फ्रेगमेंट भी ये मल्टीप्लाई करेगी, या फिर हम किसी इंडिविजुअल को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना चाहते हैं तो हमारा बन जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये तो होगा ना प्रोसेस। तो लाइगेशन हो गया। अब लाइगेशन के बाद उस वेक्टर को होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कैसे करेंगे? 2 मेथड्स आते हैं। या तो आप अपने इस जीन को एक वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट कर दो बॉडी के अंदर, या फिर एक मतलब 2 मेथड, एक तो वेक्टर वाला मेथड है, एक दूसरा मेथड है वेक्टरलेस मेथड। बिना किसी वेक्टर का यूज किए डायरेक्टली आपने पीसीआर से जीन निकाला, उस जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देना। अब दोनों मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड आता है वेक्टर वाला मेथड, कि वेक्टर में हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने सेल को एक कॉम्पिटेंट, आपने एनसीईआरटी में एक हेडिंग देखा होगा कॉम्पिटेंट होस्ट, कि आपको जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि उसको रेडी करना है कि वो एक प्लाज्मिड, जो हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को लेके आ रहे हैं, वो उसको पिक कर पाए, वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। अब ये कैसे होगा? सपोज एक बैक्टीरियल सेल मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके पास खुद का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेरे को इसकी बॉडी के अंदर एक प्लाज्मिड एंटर कराना है, जिसके साथ मैंने क्या किया हुआ है? एक अपना जीन लाइगेट कराया हुआ है। यही तो करना है ना हम लोगों को, और कुछ करना है? बेटा कॉम्पिटेंट का मतलब है कि किसी चीज को इस काबिल बनाना, उसको इस काबिल बनाना कि वो किसी को, प्लाज्मिड को, वेक्टर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करा पाए, ठीक है। तो चलो, तो अब मेरे को इसको यहाँ पे ट्रांसफर कराना है बैक्टीरियल सेल के। बैक्टीरियल सेल इसको एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि जो इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो होती है कैसी? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक समझ दो, वाटर हेटिंग। और जो हमारा डीएनए होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग।
एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज की अमाउंट को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, उसका साइज, उसको क्लोनिंग करना, ऐसे समझ लो। मतलब आपके पास क्या था, एक नोट्स का एक सिंपल एक पेज था, आप उसको फोटो स्टेट कराने के लिए गए तो आपने उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा ली, 1 से 10 कॉपी बनवाई, 100 कॉपीज बनाई, जितनी आपने उसको एम्पलीफाई करा दिया, ये होता है एम्पलीफिकेशन। ठीक है प्रियंका? तो अब हमें अपने होस्ट को बनाना है कॉम्पिटेंट, ताकि वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंटर करा पाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस बैक्टीरिया को देंगे एक शॉक। शॉक में क्या देंगे, सबसे पहले इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम इसको रखेंगे, या फिर कोई भी डाइवेलेंट कटायन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेनली आपकी एनसीईआरटी कैल्शियम के बारे में लिखते हैं, तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको कैल्शियम के ही लिखना है, जो क्या करेगा, आपके इस बैक्टीरिया को, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाएगा कि इसके अंदर आपका डीएनए एंटर हो पाए। कैसे? जैसे ही आपने इसको कैल्शियम सॉल्यूशन में रखा, इसके अंदर होल्स बन जाएंगे, ऐसे ये होल्स बन गए। फिर इन होल्स के थ्रू आपका ये डीएनए एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता है इजीली? यस मैम। तो डीएनए एंटर कैसे होगा, होल्स तो बन गए, अब डीएनए को ही हम फोर्स करेंगे कि वो एंटर हो। कैसे? अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेंगे, एक बार रखेंगे आइस पे, इसको एक बार रखा आइस पे, फिर एक बार इसको रखेंगे हाई टेम्परेचर पे, कितने में, 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर एक बार आइस पे रखा, फिर एक बार 42 डिग्री सेल्सियस पे, तब हम इसको बैक्टीरियल सेल के साथ रखेंगे, तब ये फटाफट से इसके अंदर एंटर हो जाएगा होल्स में से। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक हीट शॉक मेथड दिया जाता है, पहले आइस पे रखा, फिर हीट शॉक में रखा, फिर उसके अंदर एंटर करा दे, तो बहुत जल्दी एंटर हो जाता है ऐसे। इसी को बोलते हैं आपका हीट शॉक मेथड, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले अपने कॉम्पिटेंट बनाना किसी चीज को, हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी कॉम्पिटेंट बनाया, हमने यहाँ पे अपने बैक्टीरिया को भी कॉम्पिटेंट बनाया एंटर होने के लिए। आया समझ में बैक्टीरियल केस में कैसे किया? यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। चलो, तो ये तो पहला केस था हमारा बैक्टीरिया के केस में। अब प्लांट के केस में क्या करेंगे, प्लांट के केस में कैसे करेंगे? अब देखो, प्लांट के केस में हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या था, एक नेचुरली प्रोसेस देखा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कि एक हमारा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस क्या कर रहा था, हमारे जो डाइकोट प्लांट है, अभी जो लिखा हुआ उसको मत देखो, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उसको समझो। एक बैक्टीरिया है जो आपके डाइकोट प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कोज कर रहा था। जैसे ये हमारा प्लांट है, इनके अंदर ऐसे आपका ट्यूमर कोज कर रहा था। अब ट्यूमर कोज क्यों कर पा रहा था वो, क्या आखिर इस बैक्टीरिया के अंदर था? फिर ये इसकी स्टडी किया गया, ये देखा गया कि इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस, मतलब इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है, टाइप्लाज्मिड, और इस टाइप्लाज्मिड के पास दो चीजें हैं। T4 तो इन्होंने मान लिया कि एक तो इसके पास है डीएनए पार्ट, और एक है इसके पास विर रीजन। विर रीजन वो रीजन था जो उसकी वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ऐसे इन्होंने देखा, फिर इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डीएनए प्लांट सेल के डीएनए के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि अपना कोई जीन, अपना जीन प्लांट सेल के जीन के साथ दे रहा है, फिर उसके अंदर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से, तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसी बैक्टीरिया को यूज कर ले अपने प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने के लिए, मतलब अपने प्लांट्स के अंदर कोई नया जीन ट्रांसफर करने के लिए इसी बैक्टीरिया को यूज करें। फिर उन्होंने सोचा कि इस बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर से वो जीन आइसोलेट कर लेते हैं जो जीन इसके अंदर ट्यूमर कोज कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उस जीन को आइसोलेट कर लिया जो इसके अंदर ट्यूमर कोज कर रहा था, उसको निकाल के फेंक दिया और उसके अंदर अच्छे वाला जीन डाल दिया। कौन से वाला जीन? सपोज मेरे को अपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट जो है उसके ऊपर कोई भी पेस्ट ना लगे, मेरी कोई भी क्रॉप खराब ना हो, तो मैंने वो जीन डाला,
अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस का तो काम है प्लांट को इन्फेक्ट करना, वो जाएगा प्लांट के पास, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा प्लांट सेल के अंदर। अब पहले तो वो क्या कर रहा था, वो वाला जीन ट्रांसफर कर रहा था जिसकी वजह से प्लांट के अंदर ट्यूमर हो रहा था। अब जब मैंने उसके अंदर से वो जीन निकाल के अपने डिजायर्ड जीन डाल दिया तो अब हमारा प्लांट कैसा बन जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएगा। और मेरे को यही तो कराना होता है, बायोटेक में यही तो कराते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसी इंडिविजुअल के अंदर जीन ट्रांसफर करा रहे हैं। अब हमने एक नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, नेचुरली होने वाले प्रोसेस को यूज कर लिया अपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने के लिए। तो यहीं से बोला जाता है कि प्लांट सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, प्लांट सेल में यूज किया जाता है टाई प्लाज्मिड। प्लांट सेल में हम टाई प्लाज्मिड यूज करते हैं किसी भी जीन को एंटर कराने के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एंड इसको लिया कहाँ से गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस से, जो कि नेचुरली क्या कर रहा था, प्लांट के अंदर ट्यूमर्स कोज करता है। और किस टाइप के प्लांट में ट्यूमर कोज करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राइकोट प्लांट। Eukaryotic. यूकैरियोट्स नहीं, डाइकोट प्लांट्स। ठीक है। और इसी प्लाज्मिड को, टाई प्लाज्मिड को हम डिसआर्म्ड प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं। जब हमने टाई प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज किया, उसके अंदर से बस वो जीन निकाल दिया जो ट्यूमर कोज कर रहा था, टीडीएनए वाले पार्ट में से वो जीन निकाला जो ट्यूमर कोज कर रहा था, फिर उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करा दिया, जिसकी वजह से अब हमारा डिसआर्म्ड प्लाज्मिड वो बन चुका। इसके अंदर हम जो जीन चाहे वो एंटर करा दो और अपने प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। तो टेक्निक प्लांट के अंदर, अब यही देखो ये डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है कि आपका हमारा वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस खुद का क्रोमोसोमल मटेरियल, एक टाई प्लाज्मिड, एक पार्ट टीडीएनए, प्लांट के अंदर क्या कोज कर रहा था, ट्यूमर कोज कर रहा था, हमने इस जीन को हटाया और अपना जीन डाला, से हमारा बन गया डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। अब नेक्स्ट चीज आती है एनिमल्स में। एनिमल्स में मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ हम यूज क्या करते हैं, रेट्रोवायरस यूज करते हैं, क्योंकि वायरस ही एनिमल्स को यूज करते हैं कैसे, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के जैसे, क्योंकि उनके पास खुद के पास तो ओआरआई साइट नहीं होती अपने जेनेटिक मटेरियल में, तो इसलिए रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है, उनके अंदर डिजायरेबल जीन एंटर किया जाएगा, फिर रेट्रोवायरस से हम एनिमल्स की बॉडी के अंदर कोई भी जीन ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स, ये तीनों के अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड, और हम प्लांट के अंदर यूज कर रहे हैं टाई प्लाज्मिड, एनिमल्स के केस में यूज कर रहे हैं रेट्रोवायरस। ये तो वेक्टर वाले मेथड हो गए कि एक वेक्टर का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे को वेक्टर लेस मेथड्स यूज करना है तो वेक्टर लेस मेथड में हम क्या करेंगे, पहला मेथड माइक्रो इंजेक्शन। हाँ, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन करा सकते हैं, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिस भी इंडिविजुअल के अंदर, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल्स बनवा देते हैं टेम्पररी, फिर उन्हीं के थ्रू डीएनए को एंटर करा दिया। या फिर केमिकल मेडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू डीएनए को एंटर करा देंगे, या फिर कोई इंजेक्शन का यूज करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू हम एंटर करा देंगे, या फिर बॉलिस्टिक मेथड यूज करते हैं। बॉलिस्टिक मेथड से क्वेश्चन आता है बस यहाँ पे। मैम ये तो प्लांट में करते हैं ना, ये प्लांट में करते हैं हम। इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो गन होती है ना, इस गन में पार्टिकल होता है टंगस्टन और गोल्ड। ठीक है, इस टंगस्टन और गोल्ड के ऊपर अपना जो जीन मेरे को एंटर कराना है उसको कोटेड करा देंगे, फिर इस गन के थ्रू बम्बार्डमेंट कराएंगे एक टारगेट सेल के ऊपर, तो हमारा डिजायर्ड जीन भी एंटर हो जाता है। गोल्ड और टंगस्टन यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है पार्टिकल गन या फिर बैलिस्टिक मेथड में कौन से पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, टंगस्टन एंड गोल्ड हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिव मेटल्स ये हमारे होता है। ये प्लांट्स के लिए यूज होता है, ये प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो ये हुए हमारे डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आप देखना चाहो लिपोसोम मेडिएटेड, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे लिपिड्स की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, उनके अंदर डीएनए का, मतलब बीच में डीएनए के सेगमेंट लिया, उसके आसपास लिपिड की कोटिंग कर देंगे, फिर उस लिपिड को प्रोटोप्लास्ट, मतलब जो सेल है हमारी, उस सेल के साथ फ्यूज करा देते हैं। ऐसे हमारा जीन जो होता है वो लिपिड की हेल्प से सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में हम वेक्टर का यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड में कोई वेक्टर का यूज नहीं करेंगे, वेक्टर लेस वो मेथड्स होता है।
फिर नेक्स्ट चीज आती है, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि अब मैंने क्या करा, ट्रांसफर करा दिया, वेक्टर की हेल्प से कराया हो या बिना वेक्टर के। अब मेरे को सेलेक्ट करना है कि एक्चुअली में मेरा वेक्टर या प्लाज्मिड एंटर हुआ भी है या नहीं हुआ है, या फिर किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हुआ है। वही सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। उसके अंदर मेथड क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। इस मेथड को हम अब यूज करेंगे, जब वेक्टर का हम यूज करके तब इसको यूज करते हैं। ये लेक्जेट जीन वाला भी मेथड आप लोगों को बता ही दिया है कैसे। हम इसमें क्या होता है, एक लेक्जेट जीन होता है और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। ये एक आपका ब्लू कलर शो करता है अगर आपका प्रोसेस हो जाता है, मतलब अगर आपका जो जीन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है ब्लू कलर शो होता है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा होता है, इनएक्टिव हो जाएगा, तो कोई कलर शो नहीं करता, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। इसी से हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज का पता लगा लेते हैं। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को? नो मैम। चलो अब ये हमारा क्लियर है। इसमें चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बस 10 मिनट्स अराउंड लगेंगे। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब मेनली सिर्फ ये समझना है, अब जो मैंने प्रोसेस करा लिया है पूरा, देखो when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector, आपने एक डीएनए को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करा है डीएनए लाइगेज की हेल्प से, उसको ट्रांसफर करा दिया बैक्टीरिया में, प्लांट में या एनिमल में, जिसमें भी आपने कराया। फिर उसकी वजह से आपका क्या होगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल वो मल्टीप्लाई करेंगी, आपका वो एलियन डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, करेगा नहीं? तो हमारा मेन एम क्या है कि एक डिजायरेबल प्रोटीन बनाना, एक डिजायरेबल प्रोटीन को बनाना। देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अच्छा एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, होस्ट के अंदर एक मेनली बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है वैसे क्वेश्चन कि आपको फैक्टर आपको एक ऐसा यूज करना है जिसके पास सिलेक्टेबल मार्कर हो, लेकिन आपको होस्ट एक ऐसा यूज करना है जिसके अंदर आपने वेक्टर डाल दिया, मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर दिया, वो होस्ट सेल ऐसा होना चाहिए कि उसकी जब आने वाली नेक्स्ट प्रोजेनी है, उस नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन होना चाहिए। सिर्फ ये समझाया गया है इसके अंदर, मतलब जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक बॉडी के अंदर दे दिया, उसकी आने वाली प्रोजेनीज के अंदर भी वही चीज ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब आपने जो फॉरेन जीन दिया, उस फॉरेन जीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलने चाहिए। आ रहा है पॉइंट समझ में? आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब अगर हम किसी बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर कोई वैक्सीन या कुछ भी डेवलप करा रहे हैं, तो उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी होगा जब वो बैक्टीरिया की जितनी भी हमें नई नई प्रोजेनीज मिल रही हैं, जितनी भी उसकी नई कॉलोनीज मिल रही है, उन सबके अंदर हमारा टारगेट प्रोटीन होना चाहिए। फिर उन टारगेट प्रोटीन्स को ही हम क्या बोलेंगे, अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम उसको बोलेंगे। और जो हमारा सेल है वो कॉन्टिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता रहना चाहिए हमारे कल्चर के अंदर। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, जिस कल्चर में हमारा बैक्टीरिया कुछ भी ग्रो कर रहा है, उस कल्चर के मीडियम को चेंज करते रहना है ताकि वो कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट करता रहे, मल्टीप्लाई करता रहे। ओल्ड मीडियम को निकालो, वहां पे फ्रेश मीडियम डालो, ताकि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से आपको बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे कल्चर को डेवलप करने के लिए बायोरिएक्टर्स का फॉर्मेशन किया गया, ऐसे ही कल्चर, बिकॉज आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो आप स्मॉल वॉल्यूम कल्चर आपका नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, जिन कंटेनर्स के अंदर एक साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई कर पाए। और बैक्टीरियाज की जो नेचुरल कंडीशन उनको बाहर मिल रही है, मतलब जो उनकी नेचुरल कंडीशन, वो नेचुरल कंडीशन आप इनको बायोरिएक्टर्स में भी प्रोवाइड कराएं। उनका प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, जो भी उनको चाहिए सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका, वो आता है लार्ज स्केल पे, कि बायोरिएक्टर्स में जो हम यूज करते हैं वो उनका वॉल्यूम, मतलब एक टाइम में कितना वॉल्यूम कंज्यूम कर सकते हैं। 100 से 1000 लीटर वो कर सकते हैं।
क्लियर। और बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एक ऑप्टिमम ग्रोथ कराने के लिए, एक प्रॉपर कंडीशंस उसको प्रोवाइड कराता है। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये हो गया। अभी आप लोगों को दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें जनरली सिर्फ नाम आता है, बाकी क्वेश्चन तो नहीं आता इसमें। बायोरिएक्टर टैंक्स हो गया, या आपका स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हो गया, इसमें इनका नाम याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स ही हैं। अब आता है कि स्टिर्ड टैंक रिएक्टर क्या होता है, एक सिलेंडर, क्या शेप पे देखो क्वेश्चन आ जाता है, शेप देख लो बस इनका। जो आपका स्टिर्ड वाला है, स्टिर्ड वाले में मतलब सिंपल वाले में जिसका बॉटम होगा वो कर्व्ड होता है। कर्व्ड क्यों ये रखता है, कर्व्ड इसलिए रखता है कि इसके अंदर जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर डाले प्रॉपर्ली मिक्सअप हो पाए। और इसको क्या बनाया जाता है, इसको फ्लैट बनाया जाता है। ये एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट होता है जो आपको हाईलाइट करना पड़ता है। देखो स्टिर्ड वाला जनरली आपका बेस पे से सिलेंड्रिकल होता है ताकि आपके बायोरिएक्टर के जो कंटेंट्स है प्रॉपर्ली मिक्सअप हो पाए। और इसके अंदर स्टीरर यूज किया जाता है, स्टीरर जो उसको घुमाता है गोल गोल, जिसकी वजह से जितने भी कंपोनेंट्स है वो थ्रूली मिक्सअप हो पाए। और उसके अंदर एयर भी पास ऑन की जाती है, बल्क थ्रू द रिएक्टर। ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आप लोग इजीली रिलेट कर सकते हो उसको। जैसे कि सपोज करो आप लोगों ने कोई वैक्सीन बनाया, अब वो वैक्सीन बनाने के लिए मतलब आपने बना दिया, तो ये थोड़ी ना डायरेक्टली आप उसको ह्यूमंस के ऊपर ही टेस्ट करना शुरू कर दोगे। नहीं बेटा, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, डायग्राम्स नहीं आते बनाने के लिए। स्टेराइल का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई माइक्रोब, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, इस टाइप के इंडिविजुअल्स नहीं होने चाहिए वहां पे। स्टेराइल कॉन्टामिनेशन फ्री कंडीशन, आपके आसपास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन, कॉन्टामिनेटेड फ्री कंडीशन। ठीक है बच्चों। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्शन कर लिया बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पे, अब उस प्रोडक्ट को आपको मार्केट में ले जाने से पहले उसकी पूरी क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। अब क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते, इनके ट्रायल्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, तो कोरोना की वैक्सीन आने से पहले कितने ज्यादा उसके ट्रायल्स किए गए थे एंड कितने ट्रायल्स वो फेल भी हुई थी। ऐसे बहुत मंथ्स तक तो यही चलता रहा था कि अभी ट्रायल 1 में फेल हुआ है, कभी ट्रायल 2 में फेल हुआ है, सुना होगा ना न्यूज में आप लोगों ने। एंड ट्रायल्स को अप्रूव कौन Yes, करता ma'am. है, WHO अप्रूव करता है। तो वही होता है कि कोई भी वैक्सीन तो बना लेता है, लेकिन उस वैक्सीन के ट्रायल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो डिपेंड करता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। आप अपने जो आपने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को इस टाइप से आप उसकी पैकिंग करो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रहे, वो जल्दी से खराब ना हो जाए। उसको मार्केट में भेजने से पहले अगर वो कोई ड्रग है तो आपको उसको पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स आप उसके कराने पड़ेंगे। सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर किया जाता है, फिर फेज 2 में और दूसरे एनिमल्स पे किया जाएगा, फेज 3 में और फेज 4 में ह्यूमंस के ऊपर यूज किया जाता है ये। फिर उनके अंदर टेस्ट किया जाता है कि हमारी ड्रग्स देने से इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या सिम्टम्स आए हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है तब फाइनली आपके प्रोडक्ट को WHO अप्रूव करेगा, उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल होता है। वो सारी प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम में आती है। क्लियर यहाँ तक बच्चों सब कुछ? तो आज हमारा फिनिश होता है चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ लो। मैम हम कोई भी टेस्ट माइस पे ही क्यों करता है? क्योंकि माइस सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक माइस पे किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस पे इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ना टेस्टिंग करना बहुत इजी होता है। टेस्टिंग इन द सेंस हमने माइस के ऊपर कोई ड्रग्स दिया तो माइस की एक एक सेल के ऊपर हम ये स्टडी करेंगे कि उसकी किस सेल में क्या फर्क पड़ा है, उसकी किस सेल के अंदर क्या फर्क पड़ा है, वो स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है माइस के ऊपर। इसलिए कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को? नो मैम। डाउट तो होना चाहिए।